हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने 324 आई कोड के 5 वे के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, है ना। 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 5 क्वेश्चन पूरे। अब 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए थे। अब हम इस वीडियो में पांच छठे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन जितने भी बचेंगे इस अनसोल्ड के इस पेपर के 324 आई के, वो हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र इतने के बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण याद कीजिए। अब देखो, ये जो स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के समीकरण है, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, फिर भी ये इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो 12th की बुक थी पुराने वाली, अभी 1-2 साल पहले वाली, जब 30% सिलेबस कम नहीं हुआ था, तो उसमें जितने भी आपका सिलेबस कट चुका, तो वो सब सिलेबस आपको पूरा करना है, ठीक है ना। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि ये नहीं मान रहे उसको। इन्होंने ऑफिशियली तो ये कह दिया कि 30% सिलेबस कम हो गया, और वो नई बुकों में से हटा भी दिया, लेकिन ये क्वेश्चन अब भी दे रहे हैं, है ना। कटे हुए सिलेबस में से भी दे रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। इसने दिया है वक्र आपको x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और बराबर 2, ये वक्र है। अब यहां से स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें उसका ढाल चाहिए होगा, और ढाल कहते हैं dy/dx को, है ना। तो हमें dy/dx चाहिएगा। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे dw/r2x, ठीक है। dw/r2x। तो सबसे पहले जब हम इसका अवकलन करेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, n आगे आ जाएगा और x की पावर में n में से एक घट जाएगा, ठीक है ना, 2/3 माइनस 1। अब प्लस इसी तरह y का होगा, 2/3 आगे आ जाएगा और y की पावर में 2/3 में से एक घट जाएगा, लेकिन y का dy/dx भी आएगा, ठीक है ना। इधर कांस्टेंट है, 2 का 0 हो जाएगा। अब देखिए, यहां से इस वाली टर्म को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 y की पावर। अब ये कितना हो गया, 3 यहां चला जाएगा एलसीएम में, 2 माइनस 3/3, तो ये माइनस के 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका dy/dx। अब ये वाली टर्म मैं इधर भेज दूंगा माइनस में, तो ये माइनस में 2/3 हो जाएगा। और ऐसे ही x की पावर में भी हम इसको घटाकर लिख देंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 2 में से 3 गया -1, और -1/3 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, 2/3 से पूरा पूरा 2/3 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से dy/dx क्या मिलेगा मुझे, dy/dx मिलेगा। देखो, ये जो y की पावर -1/3 है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1/3, और ये अपॉन में हो जाएगा y की पावर -1/3, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चला गया। अब यहाँ अगर इनकी पावर मुझे ये प्लस करनी है दोनों की, तो क्या करता हूँ, इसको नीचे ले आऊंगा, प्लस हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाऊंगा, प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -x की पावर 1/3 और अपॉन में y की पावर 1/3। तो ये आपका dy/dx आया, है ना। इसको हम ढाल कहते हैं, ये ही ढाल है। लेकिन अब ये किस बिंदु पर निकालना है, कह रहा है कि बिंदु 1 1 पर निकालना है। तो बिंदु 1 1 पर ढाल देखेंगे हम, है ना। बिंदु 1 1 पर रेखा का ढाल, रेखा का ढाल। तो रेखा का जो ढाल होगा वो क्या होगा, वो होगा dy/dx एट 1, 1। यहाँ पे 1 1 छूट गया है ना, इसको लिख लेना बिंदु 1, 1 पर। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें x की जगह भी आप 1 रख दो, इसकी पावर 1/3, और y की जगह भी 1 रख दो, इसकी पावर 1/3। तो ये एक ही रहेगा, एक की कुछ भी पावर एक ही रहता है, तो ये माइनस में एक ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो dy/dx हो गया। अब देखो, यहां से हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो अगर आपको पता हो स्पर्श रेखा का समीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा उसको हम लिखते हैं y-y1 इक्वल्स टू dy/dx। जिस भी पॉइंट पे निकालने हैं आप, dy/dx आएगा x1 y1 पर ही, और यहाँ पे इंटू में आएगा इसके x-x1, ठीक है ना। तो अब देखो, जो हमारा पॉइंट है वो तो 1 1 है, तो ये जो है ये x1 है, यहाँ पर ये y1 है, तो y-y1 हो गया। dy/dx कितना है x1 y1 पर, ये -1 है, इसकी वैल्यू -1 रख दी, और x-x1 हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा y-1, माइनस के अंदर गुना करेंगे -x, और सॉरी, x1 की वैल्यू यहां पर हम 1 रख देंगे, है ना। x1 की वैल्यू हम यहां पर 1 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब x इधर आएगा और 1 को भी इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x इधर आकर के हो गया प्लस x+y, और -1 ये, और -1 एक और आ गया, इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x+y -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये आपकी समीकरण बन गई।
ये किसकी है? स्पर्श रेखा की समीकरण। अब निकालते हैं अभिलंब की समीकरण, है ना। अभिलंब की समीकरण क्या होगी? अब अभिलंब की समीकरण, है ना, उसने अभिलंब की समीकरण भी तो कहा था ना, तो ये है अभिलंब की समीकरण। अभिलंब की समीकरण में क्या होता है? ये तो रहता है y माइनस वाई वन ही इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस में आ जाता है 1/dy/dx। जो भी dy/dx है वो माइनस में 1 अपॉन में आ जाता है, अपॉन में, ठीक है ना। उस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट पे आप निकालोगे उसको, और इनटू में आएगा x माइनस x1, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा x1 y1, ठीक है ना, लेकिन मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप वो वैल्यू ना रख दें, जैसे dy/dx ही है, आप ये वाली वैल्यू ना रख दें, ठीक है ना। आपको यही वाली वैल्यू रखनी है क्योंकि वो बिंदु 1 1 पर पूछ रहा है ना। अगर वो बिंदु ना देता तब वो x1 और y1 पर हम उसको रखते, ठीक है। अब ये आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -1 अपॉन, ये कितना था? ये था आपका -1, तो इसको भी -1 रख देंगे, और ये आ जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 1। सॉरी, यहां पर मैं वैल्यू रखना भूल गया इसकी। एक तो यहां पर 1 रखना है मुझे, और एक यहां पर मुझे 1 रखना है। तो ये y माइनस वाई वन, क्योंकि ये भी 1 है, और x माइनस x1 भी 1 है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो y माइनस वन बराबर x माइनस वन हो गया, है ना। -1 से -1 कट गया, तो ये तो सिंपल आपका y माइनस एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? y माइनस एक्स बराबर 0। ये आपका समीकरण हो जाएगा इस अभिलंब का समीकरण, ठीक है ना। और ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4 है ए एक्स, और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगर हम ये देखें, सबसे पहले इसको ड्रॉ करना हमारे, हाँ, हमसे आना चाहिए, है ना। वाई स्क्वायर बराबर 4x कैसे प्लॉट करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, वो हमारे पास आना चाहिए। ये क्या है? परवलय है, एक्स अक्ष की धन दिशा में है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है और एक्स है, तो एक्स अक्ष की धन दिशा में है ही। तो एक्स अक्ष की धन दिशा में अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। जो इसका नाभि होता है, इसका नाभि यहाँ पे होता है ना, इसका नाभि, तो यहाँ पे इसके नाभिलंब, इसका नाभिलंब होता है यहाँ पे, जहाँ पे नाभि होगी वहीं पे नाभिलंब खींच दो तो ये नाभिलंब कहलाएगा। अब जो इसकी नाभि होती है वो होती है a,0, क्योंकि यहाँ पे 4a दे रखा है ना, 4a दे रखा है, तो इसकी नाभि a,0 ही होगी, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है, सामान्य इक्वेशन है जो आपकी होती है परवलय की, है ना। अब ये कह रहा है कि इस परवलय और नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, तो इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो कौन सा है? तो अगर देखा जाए, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये वाला है ना, ये वाला। अब उसने ये तो नहीं कहा कि एक्स अक्ष के ऊपर ऊपर ही करना है, जितना भी घिर रहा है वो सारा निकालना है हमें, तो हमें तो ये पूरा निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ये पूरा निकालना है। तो हम यहाँ से चलेंगे 0,0 से, ठीक है ना, और 0 से a तक चलेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, ये जो समीकरण इसने दी है, इस समीकरण को लेके चलेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √4ax, है ना, और यहाँ से निकलेगा बाहर, ये आ जाएगा 2√a, और रूट में आ जाएगा यहाँ पे x, अलग अलग मैंने इसको कर लिया, ठीक है। अब जब भी आपको क्या करना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, किसी कर्व से घिरे, किसी वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? समाकलन लगाएंगे, और या तो आप एक्स एक्सिस पे चलें या वाई एक्सिस पे चलें। आप अगर एक्स एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की लिमिट होगी कहां से कहां तक? हमने एक्स एक्सिस की लिमिट ली 0 से a, तो यहाँ पे आपका वाई डी एक्स आएगा, ठीक है ना। अब ये वाई डी एक्स क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर एक यहाँ पे मैं एक पट्टी बना देता हूं जिससे आपको थोड़ा सही सही से दिखे। यहाँ पे हम एक पट्टी बना देते हैं ऐसी, इसको हम स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है ना, ये पट्टी। अब ये जो पट्टी है, ये चौड़ाई, ये एक आयताकार फॉर्म की है, और इसकी चौड़ाई हमने मानी है dx, क्या मानी है? dx, और इसकी लंबाई जो है वो है y, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? यहां से यहां तक की y होगी। तो अगर ये एक आयताकार फॉर्म की पट्टी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये y गुना dx हो जाएगा। अब ये एक पट्टी बनाई मैंने, अब ऐसी ऐसी यहां पर बहुत सारी पट्टियां हैं, 0 से लेकर a तक बहुत सारी पट्टियां हैं, उन सबको जोड़ने के लिए हमने लिया है समाकलन। अब 0 से a में, यानी 0 से a तक का, उनको जोड़ने के लिए हमने समाकलन लिया है, और ये एक पट्टी का समाकलन है। एक पट्टी का क्षेत्रफल ये है y dx, और बहुत सारियों का ये समाकलन कर दिया 0 से a में। समझ में आई बात? अब y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा? 0 से a, y की वैल्यू है 2√a और √x और dx, ठीक है।
अब ये जो 2√a है ये तो हो गया कांस्टेंट, इसको रख देंगे बाहर, ये हो जाएगा 0 to a √x dx। ठीक है, अब √x का समाकलन कर देंगे, 2√a √x का समाकलन x की पावर 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 1/2 में 1 जुड़ जाएगा 3/2, और अपॉन में भी 1/2 में 1 जुड़ जाएगा 3/2, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि अगर x की पावर n का आपको समाकलन करना है तो आप उसको करेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है ना, ये जानते ही होंगे आप। और यहाँ पर लिमिट है 0 से a। अब देखो ये जो 3/2 है इसको मैं बाहर ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 और √a जू का तू है। अब इस 2/3 को मैं लिख देता हूं बाहर, है ना। अब यहाँ पे जो लिमिट लगाई मैंने, पहले x की जगह a रखूंगा, a की पावर 3/2, फिर माइनस x की जगह 0 रख दूंगा, 0 की पावर 3/2 0 ही रहेगी। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 4/3। ठीक है, 4/3। अब a की पावर 1/2 ये है और a की पावर 3/2 ये है, जब इनकी गुना मैं इसमें करूंगा तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 3/2 कितनी होगी, 4/2। 4/2 का मतलब कितना हो गया, 4/3, a की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है ना, 4/2 का मतलब 2। अब 4/3 a² ये आ जाएगा, है ना। अब एक चीज और देखो, यहां पे मैंने ये सिर्फ इतने का निकला, ऊपर ऊपर का, है ना। अगर ये नीचे का भी निकाला जाए तो ये इसका डबल हो जाएगा, सिमेट्रिक होता है, ये सममित होता है, जितना ऊपर उतना नीचे। तो ये क्षेत्रफल जो होगा अभिष्ट, ये 2 से गुना हो जाएगी, इसमें 2 से गुना, है ना, इसमें पूरे में 2 से गुना हो जाएगी, 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 तो ये पूरे में 2 से गुना हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 8/3 a² वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसमें थोड़ी बहुत अगर हिंदी भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि y² बराबर 4x एक परवलय है जो कि x अक्ष पर स्थित है और जिसकी नाभि a,0 है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण y dx माइनस x प्लस 2y² dy इक्वल्स टू 0 को हल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं y dx, इस पूरी माइनस की टर्म को उधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा x प्लस 2y² इंटू डी वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये डिवाइस के अपॉन में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 2y²। ठीक है, अब y से पूरे को हम इसको डिवाइड कर देते हैं y से, तो ये हो जाएगा आपको आपका dx अपॉन डी वाई, इधर भी y से डिवाइड कर दिया और इधर पूरे में y से डिवाइड कर देंगे तो दोनों टर्म के अपॉन में y आ जाएगा, x अपॉन y, और इसके भी अपॉन में आ जाएगा 2y² अपॉन y। अब यहां से देखो dx अपॉन डी वाई, ये वाली टर्म इधर ले आओ, माइनस में x और इंटू में 1/y लिख दूं, और इक्वल्स टू में ये जू की तू 2y, इससे एक कट के 2y बचेगा। अब ये जो समीकरण है इसकी तुलना इससे कर दो, dx अपॉन डी वाई प्लस px बराबर q से तुलना करने पर, तो अगर इससे हम इसकी तुलना करें तो यहां से मेरा जो p निकलेगा वो क्या होगा, p की जगह यहाँ क्या है -1/y, तो -1/y लिख दो, और q की जगह क्या है, इधर इक्वल के इधर जो लिखा हुआ है वो q है, तो q मेरा 2y हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये रेखीय समीकरण है, ठीक है ना, रेखीय समीकरण dx अपॉन dy दूसरे प्रकार की फॉर्म की। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हमें निकालना होता है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक, वो होता है e की पावर समाकलन p dy। तो यहां से होगा e की पावर -1/y dy। अब ये हो जाएगा e की पावर -1/y का समाकलन कितना होगा, log y, तो ये log y हो गया। अब ये हो जाएगा माइनस चला जाएगा पावर में, तो e की पावर हो जाएगा log y की पावर -1, है ना, पावर में चढ़ जाता है ना, जैसे log m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है और log m रह जाता है, तो ये n मैंने पावर में पहुंचा दिया, तो ये जो -1 था आगे log के वो पावर में चला गया। अब ये जो e log e है ये यहां से हट करके सिर्फ y-1 आंसर आएगा इसका, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा y-1, यानी y-1 का मतलब है 1/y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये आ गया। अब इस जो समीकरण का जो हल है, एक्चुअल का जो हल है जो हमें निकालना है हल, वो इसका ये होगा। इसका हल क्या होगा, इसका हल ये होगा कि x इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो x इंटू आई एफ का मतलब y अपॉन वाई, 1/y इक्वल्स टू समाकलन q की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2y, और 1/y आई एफ की वैल्यू, और dy और प्लस में c, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, ये हो गया आपका x अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 तो बाहर आ गया, समाकलन dy का y हो जाएगा और प्लस में c आ जाएगा आपका।
अब आप y की मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हो या यहीं पर भी छोड़ सकते हो, जैसा आप आंसर देना चाहो ऐसा आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। आपके आंसर में ऐसे है x बराबर 2y² प्लस cy, ठीक है, यहाँ पे उसने छोड़ रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवरोधों इतने और इतने के अंतर्गत जेड का अधिकतम मान आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए, दी गई असमीकाओं को, दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, सबसे पहले समीकरण रूप में इसको लिख लो, है ना। समीकरण रूप में लिखने पर सबसे पहले जो भी असमीका उसने दे रखी है उनको समीकरण रूप में लिख लो। एक तो ये आएगा 5x प्लस 3y बराबर 15। दूसरी आएगी आपके पास 2x प्लस 5y बराबर 10। एक ये x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, इनको लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो, कोई फर्क इनसे नहीं पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये आपको सिर्फ ये बताती हैं कि हमें जो क्षेत्र बनाना है, आलेख बनाना है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, प्रथम चतुर्थांश में, है ना। ये इस वाले क्वाड्रेंट में बनाना है बस, प्रथम चतुर्थांश में। अब चलते हैं आगे। अब इन समीकरण को प्लॉट करने के लिए हमें इनके कुछ पॉइंट चाहिए, है ना, तो वो पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से, अगर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं क्वेश्चन को तो बड़ा भी कर सकते हैं, है ना। यहां से आप जो ये पॉइंट अब मैं डब्बों में लिखूंगा, टेबल में लिखूंगा, वो आप उसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से x की और y की वैल्यू हमने ले ली, यहां से क्या होगा, अब मैं क्या करता हूं, पहली वाली समीकरण में x बराबर 0 रखता हूं, तो x बराबर 0 आ गया, ये सारा 0 हो गया। 3 जो है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 15/3। 3 पंजे 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 5 मिल गई, है ना। पहला तो ये मिल गया। दूसरा इसी में ही अब की बार y बराबर 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 डिवाइड में जाएगा, है ना। y की वैल्यू 0 रख दी तो x का जो था, x का जो 5 था गुना में, वो चला जाएगा 15 के बटे में, तो 15/5 हो जाएगा और 5 दिया 15 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सा करना है, थोड़ा सा कॉपी भरनी है ना, जो कि होनी भी चाहिए एग्जाम में, आप अच्छे से लिखो, सब कुछ लिखो, तो उसमें आप ये सॉल्व करके उसको दिखा सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा सॉल्व करके लिखो, अच्छा सा लगेगा, फिर ये टेबल बना दो, ठीक है। अब एक आधा पॉइंट और बनाना चाहते हो तो वो बना लो, मैं नहीं कहता कि बनाओ, जरूरी नहीं है, इसमें 2 ही पॉइंट से काम चल जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 2 देखो, ऐसे ही समीकरण 2 से डब्बा बनाओ, ये समीकरण 2 से। अब ये जो पॉइंट मिला है ना आपका, ये वाला जो पॉइंट मिला है, ये वाला, इसको हम कहेंगे ए, और इस वाले को हम कहेंगे इसको बी, x,y, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में ऐसे ही हमें एक डब्बा और बनाना है, और इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ऐसे ही हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5 10 के बटे में जाएगा, तो 5 दूनी 10 आएगा, यानी 2। अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू 2 पंजे 10, 5 आ जाएगी। इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला आपका c है और ये वाला आपका d है, ठीक है। ऐसे मत ले लेना, ऐसे, ये तो x हो गई, x y ऐसे लेने हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमें 4 पॉइंट मिले, एक तो a पॉइंट मिला 0,5, b पॉइंट मिला 3,0 तथा सी पॉइंट मिला 0,2 और डी पॉइंट मिला 5,0। इसको और इसको तथा इसको और इसको मिलाने पर, है ना, मिलाने पर हमें क्या मिलेगी, 2 लाइंस मिलेंगी। अब देखो हम 2 लाइंस खींचते हैं यहां पर, ठीक है ना। अब थोड़ी थोड़ी दूरी पे, डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो पहले वाले देखो, ए और बी, इनको ढूंढो, 0,5, 0 जो होता है अगर x 0 है तो वो y एक्स पे मिलेगा पॉइंट, तो ये y एक्स पे मिलेगा 0,5 यहाँ पर, तो ये तो पॉइंट हो गया a 0,5। अगर y वाला 0 है तो ये x एक्स पे मिलेगा, 1 2 3, 3,0 है ना, 1 2 3, तो ये यहाँ मिलेगा, तो ये है आपका b 3,0। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दो, क्या करो, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ठीक है ना, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट को हमने दिया मिला, ठीक है, यहां से इधर, यहां से इधर, ये लाइन हो गई पहली वाली। अब दूसरा C, D, इनको ढूंढो, Z, D का है 0,2 और 5,0,
0,2 यानी अगर ये 0 है x तो ये वाई एक्स पे मिलेगा। 0,2 ये रहा यहाँ पर 0,2, 0,2 और d जो है 5,0 वो ये रहा यहाँ पर, ये है d 5,0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे और यहाँ से इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे ऐसी। ठीक है, ये चली जाएगी इधर और ये चली जाएगी इधर, है ना। तो ये ऐसा कुछ बना हमारा। अभी क्या करते हैं, अभी हमें एक कोई सुसंगत क्षेत्र इसमें ढूंढना है। इसमें सुसंगत क्षेत्र होता है एक फिजिबल रीजन जिसको हम कहते हैं, है ना। वो सुसंगत क्षेत्र कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूं। अब जैसे ये दो लाइनें हैं, है ना, आप कोई एक लाइन पकड़ो और उस एक लाइन के, जैसे ये लाइन है पहले वाली, ये पहले वाली है, ये दूसरे वाली है। पहले वाली जो लाइन पकड़ी आपने, इसके किसी एक साइड से, या तो इस साइड से या इसके दूसरी साइड से एक पॉइंट उठा लो। जैसे इसके इस साइड सबसे आसान पॉइंट मिलेगा आपको 0,0। अगर इधर की साइड से उठाओगे तो 0,0 ही उठाना। इधर की साइड जैसे कौन से पॉइंट हैं, जैसे ये है 3, 4,0, 5,0, है ना, ये पॉइंट सारे इधर की साइड की है ना। कोई सा भी पॉइंट उठा सकते हैं, और भी पॉइंट है बहुत सारे, कुछ भी ले सकते हैं आप। लेकिन मेरी राय ये है आप सिर्फ एक ही पॉइंट इधर वाले से उठाओ, 0,0 ही उठाओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। अब जो असमिका है उनसे, है ना, असमिकाओं से, असमिकाओं से, असमिकाओं में वो बिंदु रख दो, मूल बिंदु 0,0। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो ये क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो क्या ये बात सही है क्या? अगर ये बात सही है तो फिर यहां पे लिखो सत्य। यहां पे क्या लिखो, सत्य। ठीक है, अब यही मूल बिंदु यानी 0,0 इस वाले पॉइंट, इस वाली असमिका में रखो, दूसरे वाली में। ये क्या कहती है, ये असमिका कहती है कि 0 लेस देन इक्वल टू 10 आएगा। भाई देखो ना, x की वैल्यू 0 रखूंगा, y की वैल्यू 0 रखूंगा, 0 हो जाएगा सारा, लेस देन इक्वल टू 10 आएगा। ये भी बात सत्य है, तो इस पे भी आप सत्य लगाओ, है ना। अभी बताऊंगा ये सत्य असत्य क्यों लिख रहे हैं हम, है ना। अब देखो, पहले वाली लाइन, पहले वाली असमिका में हमें ये सत्य मिला। अगर सत्य मिला, इसका मतलब जिधर से पॉइंट आपने उठाया था, जिस लाइन के, यानी पहले वाली लाइन थी ना, पहले वाली लाइन की एक लाइन ये है, पहले वाली इक्वेशन की लाइन ये है, इसके हमने बाई साइड से ये पॉइंट उठाया था 0,0 और बात आ रही है सत्य, तो इसका मतलब इसके बाई साइड ही ड्रॉ होगा। अगर बात आती गलत यानी असत्य आती, ये बात असत्य आती, कोई यहां ऐसा आ जाता 0 ग्रेटर देन टू 15 आ जाता है ना, तो वो बात गलत हो जाती। तो फिर वो हम उसके दूसरी साइड, जिधर पॉइंट है ना उधर नहीं करेंगे, उसके अपोजिट साइड करेंगे। तो इस लाइन के अपोजिट साइड करते, फिर इधर की साइड शेड करते। ठीक है ना, फिलहाल हम इसके जिधर से हमने पॉइंट उठाया है उधर की साइड ही शेड करेंगे। ऐसे ही दूसरे वाली लाइन है, दूसरे वाली लाइन के लिए भी बात सत्य आई है, तो इसका मतलब दूसरे वाली लाइन के भी उसी साइड यानी नीचे की साइड, इससे पॉइंट की ओर, इससे पॉइंट की ओर ही ड्रॉ करेंगे। अब हमें एक ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो दोनों लाइन को कॉमन घेरता हो और एक्स एक्स और वाई एक्स से भी घिरा हुआ हो, है ना, मतलब बाहर ना जाए, एक्स और वाई एक्स से पहले चतुर्थांश से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो आपका ये वाला रीजन मिल रहा है ना, जो दोनों के ही नीचे है। ये वाला रीजन अगर देखा जाए तो दोनों ही लाइनों के ये नीचे है ना। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन है ना, दोनों के नीचे है। तो इस रीजन के, यही रीजन हमारा जो है सुसंगत क्षेत्र कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। देखो हमने, ये वाला रीजन ऐसा है जो दोनों लाइनों के नीचे ही है। अगर मैं इस वाले रीजन में शेड कर देता तो इसके तो नीचे हो जाता, लेकिन इसके ऊपर चला जाता, तो वो गलत था। इस वाले में कर देता तो काले वाली के तो नीचे चला जाता, लेकिन लाल वाली के ऊपर हो जाता, तो वो भी गलत था। अगर यहां ही कर देता तो वो तो दोनों के ही गलत हो जाता, दोनों के ऊपर हो जाता, गलत है। लेकिन ये वाला देखो दोनों के नीचे है, दोनों बात को सही प्रूफ करता है। ये काले वाले के भी नीचे है और लाल वाली के भी नीचे ही है, ऊपर तो नहीं है ना, लाल वाली के भी नीचे ही है। तो यहां से जितने पॉइंट आपको मिलेंगे, यहां से जितने पॉइंट आपको मिलेंगे वो पॉइंट आपको लेने हैं। जैसे एक पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा, इनको कहते हैं कोणीय बिंदु। ये कोणीय बिंदु है ना, इस आकृति के जितने भी कोणीय बिंदु होंगे वो आपको लेने हैं। 4 कोणीय बिंदु मिले आपको। एक तो ये मिला 0,0 ओ मिल गया, एक ये आपको बी मिल गया, यहाँ पे बी है ना, ये तो बी है आपका, ये वाला बी, और एक ये मिल गया, इसको कहते हैं हम यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु, और एक मिल गया आपको ये सी। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना पड़ेगा, इसको कहते हैं हम प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। ये ये डंडा नहीं है इसमें यार, तो मैं हटा देता हूं। प्रतिच्छेद बिंदु ये कैसे निकलेगा?
अब जिन जिन लाइनों को ये क्रॉस करके आ रहा है पॉइंट, उन लाइनों की समीकरणों को सॉल्व करके ये मिलेगा। तो पहले वाली लाइन यानी लाल वाली जो लाइन है पहले वाली, उसकी समीकरण है मेरे पास ये 5x प्लस 3y बराबर 15। इसको भी सॉल्व करके दिखाना है आपको। और ये 2x प्लस दूसरे वाली लाइन है आपकी 2x प्लस 5y बराबर 10। इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब हल कर लो। 10वीं क्लास में सीखा है आपने, किसी y को या किसी x को बराबर कर लो। जैसे दोनों तो बराबर नहीं होने के, लेकिन एक को बराबर करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें दोनों समीकरणों में कुछ गुना भाग करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो वैसे तो बराबर नहीं होने के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली समीकरण में मैं कर देता हूँ 2 से गुना, और इस वाली समीकरण में मैं कर देता हूँ इससे 5 दूनी 10, इससे कर देता हूँ 5 से गुना। ठीक है ना। तो ये भी आपका 5 दूनी 10 हो गया, और ये भी आपका 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है ना। अब दोनों को घटा देंगे, इसको भी और इसको भी। तो ये कैंसिल हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। अब ये कितना है, 3 दूनी 6y ये है, और 5 पंजे 25y ये है। तो 6y में से 25y गए, माइनस के 19y बचेंगे। ठीक है। इक्वल्स टू ये 15 दूनी 30 है, ये 5 धाम 50 है, तो 30 में से 50 गए, ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके माइनस के 20, है ना। 30 माइनस 50, 30 माइनस 50 माइनस 20, तो y की वैल्यू यहां से जो निकलेगी वो निकलेगी 20/19, वो भी प्लस के। ठीक है। y की वैल्यू कितनी मिली, 20/19। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में आप रख दो। जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कहती है, वो कहती है कि 5x प्लस 3y, y की वैल्यू 20/19 और बराबर में कितना है 15, यहां से निकाल लो। तो 5x बराबर ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 20 दिया 60, तो ये हो गया 60/19। ठीक है। ये हो जाएगा 5x बराबर 19 की गुना 15 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 निम्न 135 का 5 हासिल को 13, 15 एकम 15 और 13 हो गए आपके 28, 15 13 28, 285 माइनस 60/19। ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 285 में से 60 घटाओ, तो ये बचेंगे आपके 8 में से 6 गए 2, 225, है ना। 225/19 की 5 में गुना हो जाएगी, 9 पंजे 45 और 5 एकम 5 4 9, 19 पंजे 95। ठीक है ना। तो 225/95, और 5 से इसे काट सकते हैं हम, तो ये कटेगा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, और ये कटेगा आपका 19 ही आएगा। 5 एकम 5, 4 इधर, 5 निम 45, तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 45/19। तो प्रतिच्छेद बिंदु आपका बड़ा ही अच्छा सा आया, 45/19, 20/19। तो ये जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु आया, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर 45/19, 20/19। ठीक है ना। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये आपका आ गया। अब क्या करते हैं, यहां पर हम कोणीय बिंदु लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल, और ये टेबल बनानी जरूरी है। एक टेबल बनाते हैं यहां पर, ऐसी कुछ, यहां पे इसमें हम लिखेंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु लिख लेना, कोणीय नहीं। ठीक है ना। कोणीय बिंदु, और यहां पर लिख लेंगे z का मान, z बराबर 8x प्लस 5y। अब देखो, यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे 0,0, पहला पॉइंट ये आया था कोणीय बिंदु। दूसरा कोणीय बिंदु है b, b कितना है 3,0। तीसरा लिख लेंगे, आगे लिख लेंगे c, सी नहीं, प्रतिच्छेद बिंदु है, उसको कुछ भी मान लो, ये आ गया 45/19, 20/19, है ना, इसको लिख लो। और इसके बाद एक पॉइंट आएगा आपका सी, 0,2, इसको आप ई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने ई कह दिया। ठीक है ना। यहां से आपके ये सारे पॉइंट हमने लिख दिए। अब बारी बारी इन पर वैल्यू रखते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ। ठीक है। कैसे निकालेंगे वैल्यू, 0 की वैल्यू x की यहां रख दो, और y की वैल्यू 0 ये भी यहां रख दो, तो z बराबर ये तो आ जाएगा 0। ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू यहां रख दो, 8 ते 24, और 0 यहां रखेंगे तो ये तो आ जाएगा 24। अब 45/19 यहां रखेंगे, चलो मैं यहां पे रख लेता हूं, ये 45/19 हो गया, प्लस 5 कोमा ये आपका 20/19 हो गया। ठीक है ना। अब इनको आप करो, गुना करो, 8 पंजे 40 की जो हासिल को 4, 8 चौक 32 और 4 36, 360, प्लस 5 दूनी 10, ये हो गया पूरा 100, और बटे में आ गया 19, 360 और 100 460, 460/19 आ गया। अब 19 से अगर इसको काटें तो ये लगभग लगभग कितना आएगा, 19 दूनी 38, 2 चला, और बचा कितना 8, 80 हो गया, 19 के 57, 19 चौका 76, 24 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, है ना, 24 पॉइंट समथिंग, 76, 4 बच गया, 19 दूनी
38 ही चलेगा, 24.2 के करीब आएगा ये, तो 24.2 लिख लो इसको, या आप इसको 460/19 भी लिख सकते हैं ना ये। अब 0,2 देखते हैं, 0,2 हमने जीरो यहाँ रखा है, जीरो हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, तो ये आ गया 10। कितना कह रहा था, ये कह रहा था अधिकतम मान, तो अधिकतम मान आपका ये इस पे मिलेगा 460/19 है ना, ई पॉइंट पर, तो ये आपका यहाँ पर अधिकतम है। तो ये आपका अधिकतम हो जाएगा। अब आपको इसमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी बस, ठीक है ना। यहां पे आप लिखोगे अतः बिंदु 45/19, 20/19 पर अधिकतम मान आंसर में अगर 460/19 है तो 460/19 लिखना, अगर 24.2 है तो 24.2 लिखना, और पेपर में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना, 24.2 है, ठीक है ना। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। ये चीज यहाँ पे अलग है, इसको मैं अलग कर देता हूं, ठीक है ना, ये यहाँ पर है ना, इसकी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के 3 समूहों में क्रमशः 3 लड़कियां और 1 लड़का, 2 लड़कियां और 2 लड़के, 1 लड़की और 3 लड़के हैं, यानी 3 ग्रुप हैं आपके, और उसने बता दिया कि इस ग्रुप में इतनी लड़कियां इतने लड़के हैं। तो प्रत्येक समूह में यदृच्छे एक बच्चा चुना जाता है, एक ग्रुप से सिर्फ एक ही बच्चा लिया जाएगा। तीनों चुने गए बच्चों में, यानी तीनों ग्रुप से जब हमने बच्चे ले लिए, तो उनमें 1 लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि माना पहले समूह को पहले समूह को पहले समूह को या ऐसे कह दो, माना समूहों को G1 G2 G3 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हमने ये मान लिया कि हम G1 G2 G3 से ग्रुप को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले समूह को G1 कह रहे हैं हम, दूसरे को G2 कह रहे हैं, तीसरे को G3 कह रहे हैं। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, अब इसमें ग्रुप 2 में और ग्रुप 3 में हम यहाँ अलग अलग लिखेंगे। दूसरी बात, हम यहाँ पर संख्या लिख रहे हैं ना, लड़कियों की संख्या, ये लड़कियां हैं, इतनी लड़कियां हैं और इतने लड़के हैं, यहाँ पे हम एक टेबल सी बना देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, ग्रुप एक में 3 लड़कियां और 1 लड़का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लड़कियां 1 लड़का। फिर ग्रुप 2 में 2 लड़कियां और 2 लड़के, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 लड़कियां और 2 लड़के। ग्रुप 3 में 1 लड़की और 3 लड़के हैं, ठीक है ना, 1 लड़की और 3 लड़के हैं। ये हमने यहाँ पे इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि हमें इजीली दिख जाए, है ना, कि पहले ग्रुप में 3 लड़कियां हैं 1 लड़का, दूसरे ग्रुप में 2 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं, तीसरे ग्रुप में 1 लड़कियां हैं 1 लड़की है और 3 लड़के हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एक ग्रुप उठाना है और एक ग्रुप में से एक बच्चा निकालना है। अब वो बच्चा लड़की भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि जब तीनों बच्चे चुन लो आप, तो वो तीनों में से, तीनों बच्चों में, चुने गए बच्चों में 1 लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता बतानी है। तो चुने गए बच्चों में चुने गए बच्चों में या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, थोड़ा और मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं। एक लड़की एवं 2 लड़के चुने जाने के तरीके, कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं वो पहले वो लिखो। तो ऐसे 3 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है ना। पहला केस, 3 तरीके हैं, एक केस ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, दूसरा केस में ये लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और तीसरा केस में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, तीसरा केस। तो ये तरीके क्या हैं वो मैं दिखा रहा हूं आपको। एक लड़की और 2 लड़के। अब पहली लड़की यानी पहले समूह से G1 से एक लड़की हो और बाकी ग्रुप 2 से 2 लड़के हों। देखो यहाँ पे एक लड़की चुननी है 2 लड़के चुनने हैं, ठीक है ना। तो पहला केस ये बन सकता है कि हम G1 से यानी पहले ग्रुप से
एक लड़की G1 से एक लड़की G2 से एक लड़का और G3 से भी एक लड़का, ठीक है ना, G3 से एक लड़का, ये केस ले सकते हैं। दूसरा, पहले ग्रुप से हम लड़का ले लें और लड़की हम दूसरे ग्रुप से ले लेंगे, है ना। G1 से एक लड़का, ऐसा हो सकता है G1 से एक लड़का हो और G2 से एक लड़की, G2 से एक लड़की और G3 से एक लड़का, G3 से एक लड़का, ठीक है ना। अब ये ध्यान दो, ये लड़की देखो पहले ग्रुप 1 से ली थी, अब ग्रुप 2 से ली है, अब तीसरे केस में ग्रुप 3 से लेंगे, बाकी दोनों से एक एक लड़का लेंगे। तो G1 से एक लड़का ले लेंगे, G1 से, यहां पे लिख देता हूं, G1 से एक लड़का, सॉरी यहां पे ये लड़का लिखना था मैंने, ये लड़की लिख दी है ना, तो इसको लड़की कर लो, इसको लड़का कर लो, ये भी मैंने लड़की लिख दी। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये भी लड़का है, ठीक है, ये भी लड़का है, और G2 से भी लड़का लेंगे, G2 से एक लड़का, G2 से एक लड़का, G2 से एक लड़का और G3 से एक लड़की, G3 से एक लड़की, ठीक है। अब देखो, पहली बार हमने ग्रुप 1 से एक लड़की ली थी, बाकी दोनों ग्रुप से एक एक लड़का लिया था। अब की बार हमने G2 से एक लड़की ली और बाकी दोनों ग्रुप से एक एक लड़का लिया, और तीसरे केस में हमने तीसरे ग्रुप से एक लड़की ली और बाकी दोनों से एक एक लड़का लिया, ठीक है ना। अब इन तीनों की अलग अलग प्रायिकता निकलेगी और उनको हम अलग अलग प्रायिकताओं को निकाल करके इकट्ठा जोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है ना। केस 1 से यहां पे मैं लिख देता हूं, केस 1 से चुने जाने की प्रायिकता, दो लड़की, सॉरी एक लड़की और दो लड़का, है ना, चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो, इसकी प्रायिकता अलग निकालो, इसकी अलग निकालो, इसकी अलग निकालो, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगी। तो ग्रुप 1 से एक लड़की चुने जाने की क्या प्रायिकता है, तीन लड़कियां हैं यहां पर, तो 3/4, टोटल कितनी है, 4 है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं एक अलग से, कुल, कुल कितने हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। तो अगर लड़की निकालने की प्रायिकता लेनी है तो 3/4 आएगा, लड़का निकालने की प्रायिकता लेनी तो 1/4 आएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो कितनी आ जाएगी, ग्रुप 1 से एक लड़की लेने की प्रायिकता हो गई 3/4, अपने फेवर में 3 है ना, गुना। ग्रुप 2 से एक लड़का लेना है, तो ग्रुप 2 में कितने लड़के हैं, दो लड़के हैं, तो 2/4, ठीक है, 2/4। तीसरा, ग्रुप 3 से एक लड़का लेना है, ग्रुप 3 में कितने लड़के हैं, ग्रुप 3 में 3 लड़के हैं, तो 3/4। समझ में आई बात, इसको जू का तू रहने दो भी। ये तो केस फर्स्ट हो गया, या इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 3×3 = 9, 18/4 × 16 = 64, ठीक है, ठीक है। या आप इसको, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा ये हो जाएगा, ठीक है ना, और जब हो जाएगा तो कर लेते हैं, इसको हम 1/2 कर लेंगे यहाँ से ना, 1/1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 3×3 = 9, 4×2 = 8, 9/32। अब इसी तरीके से केस 2 से चुने जाने की प्रायिकता, एक लड़का चुनने की प्रायिकता, केस 1 से एक लड़का कितना है, लड़के एक हैं, तो 1/4, 1/4 गुना ग्रुप 2 से एक लड़की, हम ऐसे चल रहे हैं, केस 2 में है ना, तो G1 से एक लड़का लिया 1/4, G2 से एक लड़की ली तो 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, ठीक है, गुना, अब G3 से एक लड़का लेना है, एक लड़का लेने की प्रायिकता कितनी, 3 लड़के, तो 3/4, अपने फेवर में 3 है ना, और 3/4, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, 4×4 = 16 और 16×2 = 32, ये 3/32 आ जाएगा। इसी तरीके से केस 3 है ना, केस 3 से दो, एक लड़की और दो लड़के चुने जाने की क्या प्रायिकता है, ये रहा। G1 से एक लड़का होगा, एक लड़का होने की क्या प्रायिकता है, 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 गुना G2 से एक लड़का, G2 से एक लड़के का मतलब है 2/4, तो ये 2/4 हो जाएगा, और G3 से एक लड़का, G3 से एक लड़के का मतलब है 3/4, तो ये भी 3/4। ये हम प्रायिकता लिख रहे हैं, ठीक है ना, प्रायिकता 1/4 मतलब एक लड़का लेने की प्रायिकता 1/4, 2/4, 3/4, तो 2 से कटेगा 2 आ जाएगा, अभी आ जाएगा 3/, ये भी 32 आ जाएगा। अतः यहाँ से जो कुल प्रायिकता आएगी, कुल जो प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी, इसको हम लिखेंगे अभिष्ट प्रायिकता, लिख लो उसको, अभिष्ट प्रायिकता,
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, इन तीनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगी 9/32 प्लस 3/32 प्लस 3/32, है ना। 3 बटे ये आएगी ना, ये कितनी आएगी, 1 मिनट, G3 से एक लड़की, G3 से एक लड़की है तो ये 1/4 आएगा, है ना। ये तो G1 से एक लड़का 1/4, G2 से एक लड़का 2/4, G3 से एक लड़की 1/4, ये 1/4 आएगा ये वाला। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी, हल्की सी है बस, ये भी 1/4, तो ये 1/32 आ जाएगा, ये भी यहाँ पे 1/32 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 3 13, 13/32 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये इसकी लैंग्वेज टफ सी है ना, बस बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। उसने कहा था एक लड़की 2 लड़के लेने हैं और केस 3 बनेंगे अलग अलग, तो इन 3 केस से हम ये चूज कर सकते हैं जो उसने कहा है, एक लड़की और 2 लड़के, वो हमने अलग अलग बता दिए, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दी और ये हो गया। ठीक है, ये प्रायिकता की गुणन नियम से हमने गुना करी, ठीक है ना, प्रायिकता की गुणन नियम से। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें का क्या है, ये कह रहा है कि यदि ए बराबर ये हो तो सत्यापित कीजिए ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। ये हमें प्रूफ करना है तथा ए इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू ये गया ये गया, 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, 16 में से 9 गए, कितने बचे आपके पास 7, फिर माइनस में ये 3 लगाया, ये रो कोड, ये रो हटा दी, ये कॉलम हटा दिया, 4 एकम 4 माइनस 3, ये आ गया 1, फिर प्लस 3 लगाया, रो हटा दी कॉलम हटा दिया, 3 एकम 3 माइनस 4, ये हो गया -1। ये तो सॉल्व करना सबको आता ही होगा। यहाँ से कितना निकलेगा, ये आ जाएगा 7 माइनस 3, तो 7 में से 6 गया, ये आ जाएगा आपका 1। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हमें एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके सारे सहखंड जो सहगुणनखंड है वो निकालने पड़ेंगे। तो ए के सहखंड, ए के सहगुणनखंड लिख लो या सहखंड लिख लो, एक ही बात है, सहखंड खंडज कहते हैं, सहखंडज, ए के सहखंडज। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A11, A11 क्या होगा, ये वाला इसका, तो ये गया ये गया। अच्छा इसमें ये ध्यान रखना आप, मैंने पहले भी बताया था, साइन ऐसे होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम डायरेक्ट सेकंडज निकालने हैं, पहले माइनर नहीं निकाले, तो मैं डायरेक्ट बस आपको ये बता रहा हूँ, बस आप माइनर ही निकाल दो, लेकिन साइन ये रख लेना, ठीक है ना, वो सेकंडज ही बन जाएगा। ठीक है, माइनर मतलब उसका उपसारणिक, है ना, उपसारणिक निकाल लेंगे और साइन ये ले लेंगे, तो वो आपके सहखंडज ही बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो A11 होगा वो प्लस होगा, दूसरा इसका माइनस होगा, तीसरे का प्लस होगा। तो देखते हैं, इसका निकलेगा ये वाला 7 ही आएगा, 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, तो ये 7 आ जाएगा, है ना, 16 माइनस 7, 16 माइनस 7। अब A12 जो होगा ये माइनस में आएगा, माइनस देखो माइनस में आएगा, ठीक है। अब जो भी आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, तो वो आएगा 1, तो यहाँ पे लगा देंगे 1, तो ये हो गया आपका -1, ठीक है। फिर आएगा A13 आपका प्लस में ही आएगा और ये आ जाएगा 3 माइनस 4 -1, ठीक है। अब चलते हैं A21 अपने आप में माइनस होगा और इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, रो ये कॉलम ये, 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, तो 3 बचेगा, तो 3 आ जाएगा माइनस में। A22 है ना, तो ये वाला है, इसकी कॉलम इसकी रो छोड़ दो, 4 माइनस 3 1 बचेगा, प्लस में ही आएगा। और फिर आता है A23 क्या होगा, ये वाला, इसका कॉलम इसकी रो छोड़ दो, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा ये तो। अब आगे चलते हैं, A31 क्या होगा, ये खत्म, 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12, माइनस के 3 बचेंगे, लेकिन ये अपने आप में, और ये प्लस है, अपने आप में प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा। A32 ये गया 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A32, ये हो जाएगा 0। अब लास्ट वाले देखते हैं, ये वाला गया, 4 माइनस 3 1 बचेगा, तो ये A33 आपका 1 बच गया, ठीक है ना, प्लस में ही आएगा। अब ध्यान से सुनो, ये तो हमने कर दिया, लेकिन अगर आपको नहीं पता इसका ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर आप नए हो तो जैसे हम इसका गुणनखंड निकाल लें, तय गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉलम इसकी रो को छोड़ देंगे, ये जो 4 एलिमेंट बचे इनका सारणिक बना लो यहीं कहीं और इसको सॉल्व कर लो, 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, लेकिन चिन्ह जो आएगा बस वो ये देखना कि -1 की पावर n लगता है। अब -1 की पावर i प्लस जे लगता है, i प्लस जे,
मतलब इनको जोड़ करके, अगर इनको जोड़ करके कोई सम संख्या आ रही है तो इसका मतलब ये प्लस में आएगा, और अगर इनको जोड़ करके कोई विषम संख्या आ रही है तो इसका मतलब ये माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे ये है 1 और 2, इनको जोड़ के माइनस विषम संख्या आ रही है 3, तो इसका मतलब है यहाँ बाहर माइनस लगेगा, है ना। जैसे इनको जोड़ के सम आ रही है तो यहाँ पे बाहर माइनस नहीं लगने का, ये अपना साइन है, इसका फॉर्मूले का कोई साइन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। बाकी अब हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ए के सैखंडों से बने अवयव का परिवर्तावयव। ए के सैखंडों से बना अवयव, या छोड़ो आप डायरेक्ट लिख लो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो इसको आप। 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये आपका एडजॉइंट आ गया। और इसका ट्रांसपोज निकालना है हमें, ठीक है ना। ट्रांसपोज मतलब परिवर्तावयव। तो 7 -1 -1 -3 1 0, रो को कॉलम में बदल दो, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदल दो, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में बदल दो, -3 0 1। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब जैसे ये तुम्हारा एडजॉइंट ए आया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। यहाँ से अगर आप ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ए इनवर्स भी निकल जाएगा बहुत आसानी से। बस आपको क्या करना है, ए इनवर्स चलो यहीं पे फाइंड कर देते हैं। ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 था, उससे तो ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो बस जो भी एडजॉइंट ए होगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 -1 -1 -3 1 0 और -3 0 1। ठीक है, ये आपका इनवर्स आ गया, एक तो ये आ गया। अब हमें प्रूफ ये करना है ए इंटू एडजॉइंट ए, जब हम करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। चलिए करते हैं, इसको भी प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, अब हम ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में करते हैं। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं एडजॉइंट ए में। एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए ये है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आता है। पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे, 7 एकम 7 -3 -3, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, -3 + 3 0 प्लस ये भी 0, तो ये 0 आ जाएगा, -3 ये 0, ये +3 ये भी 0 आ जाएगा, 7 -4 -3, तो -4 -3 -7, 7 -7 ये भी 0। तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये आइडेंटिटी ही बन रही है, यही बनेगी। ठीक है ना, आप इसको चाहे कर लेना पूरा। अब ये तो आ गया ए इंटू एडजॉइंट ए। अब हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भी निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की आई में मल्टीप्लाई करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 और आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो 1 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखो देखो इक्वल आ रहे हैं बिल्कुल, है ना। तो इसका मतलब है हैंस हैंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना। ये हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूव हो गया। और हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया, इसको आप यहाँ पे अलग से लिख देना बाद में, क्योंकि उसने बाद में पूछा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि आप भी विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। इसमें भी वही काम करना है आपको बिल्कुल। सबसे पहले ये समीकरण जो दे रखी है इनको ए एक्स बराबर बी रूप में लिखने पर तो आप यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप ऐसे लिख दो, एक्स वाई जेड के मल्टीपल लिख दो। मल्टीपल मतलब गुणांक 1 1 1, दूसरे में एक्स है ही नहीं तो 0, वाई का 1 है, जेड का 3 है, 1 और 3, तीसरे में एक्स तो 1 है, वाई है नहीं तो 0, जेड 1 है तो इसको 1 लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड, क्योंकि यही 3 वेरिएबल हैं इस क्वेश्चन में। और बराबर, तो बराबर के दूसरी साइड है 6 11, और इसमें कितना, ओह इसमें 2i है, माइनस के 2i है भाई, ये माइनस के 2i है, ये हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब ये माइनस के 2 आएगा यहाँ पर, माइनस के 2, है ना। ये -2 इधर आ जाएगा, -2i हो जाएगा, तो माइनस के 2 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इधर 0 बचेगी। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 6 11 और ये 0। ओके, ये तो हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया हमारा बी, ये 3 मैट्रिक्स हमें मिल गई। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एक्स बराबर बी जो है ना, ये इसको समीकरण 1 बना लो। अब
यहां से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना होगा। ए का डिटर्मिनेंट बनाओ, 1 1 1 0 1 3 1 - 2 और 1। ठीक है, ये हमने ए का डिटर्मिनेंट बनाया, इसको सॉल्व करेंगे। हम इसके सापेक्ष सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना, कॉलम 1 के। तो 1 ये वाला, ये गई 1, एक ही कम एक, और माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, एक और एक 6, 7 हो जाएगा। माइनस दूसरा 0 हो गया, प्लस ये वाला 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा 1 1, अब इसी की कॉलम और इसका रो छोड़ दो, 3 एकम 3 माइनस 1 यानी 2। तो कितना आ जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा। ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट हम, सॉरी, इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः अब हम आगे चलते हैं। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और जब इन्वर्स निकालेंगे तभी ये एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। फिर हमें वही एडजॉइंट बनाना होगा। चलिए, एडजॉइंट ए मैं आपको पीछे सिखा चुका हूं, अब मैं यहां पर डायरेक्ट एडजॉइंट इसका लिखूंगा, ठीक है ना, जो भी बनेगा। तो जल्दी से मैंने इसका एडजॉइंट ए लिख लिया, ठीक है ना। अब ये हमारा एडजॉइंट ए आ चुका है। अब यहाँ से हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए, है ना। यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एडजॉइंट ए, जैसा कि हमने पीछे भी लिखा था। तो ये एडजॉइंट ए है, सेम वही काम करना है इसमें भी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/9 है, और जो ये है आपका एडजॉइंट ए, ये जू का तू मैं लिख दूंगा, 3 0 -3 और -1 3 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स होने के बाद अब हमें वापस से इस समीकरण पे आना पड़ेगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहती थी कि ए एक्स बराबर बी होता है। तो हम यहाँ से ए इनवर्स उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए इनवर्स, या ए इनवर्स बी लिख लो, है ना। ए इनवर्स बी ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स तो हमारे पास ये है ही, एक्स वाई जेड, है ना। ए इनवर्स क्या है मेरे पास, ये रहा 1/9, और ए इनवर्स की वैल्यू रख दूं 7 - 3 2, और 3 0 -3, और -1 3 1, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा बी। बी कितना है हमारे पास, 6 11 और 0। मैं कभी हिंदी बोलता हूँ, कभी इंग्लिश बोलता हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। इंग्लिश ही तो बोलते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, तो 6 सते 42, यहाँ पे 42 आ जाएगा, फिर -11 तिया 33, और फिर प्लस 2 गुना 0 0, फिर ऐसे ही 6 तिया 18, और इसकी गुना ऐसे करें, फिर 0 प्लस में 0 और माइनस में 0, फिर ऐसे करेंगे -6 प्लस 11 तिया 33 और प्लस 1 0 0। यहाँ से आपको एक सिंगल मैट्रिक्स मिली 1/9। यहाँ से मिलेगा 42 में से 33 घटेंगे तो 7 और 2 9 बचेंगे। 18 का तो 18 ही आ जाएगा, और 33 में से 6 जाएंगे तो 27 बचेंगे। ये आपका ये आ जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, 9 से तीनों को डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करेंगे, देखो 1/9 की तीनों में अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका मतलब 9 से डिवाइड ही करेंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। देखो कितनी अच्छी वैल्यू आई है ना, एक्स वाई जेड की। तो ये एक्स वाई जेड की आपके पास वैल्यू आ चुकी है। तो एक्स बराबर यहाँ से 1 हो गया, वाई बराबर यहाँ से 2 हो गया, और जेड बराबर यहाँ से 3 हो गया। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर मिलेगा, इसको आप कर लेना पक्का, ठीक है ना। 100% ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ऐसा ही। समीकरण निकाय से आपको हल करना होगा, और एक जो पीछे हमने निकाला है इनवर्स वाला भी आ जाता है। तो ये जो मोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर पेपर में आ ही रहे हैं, तो इनको आपको कर लेना है। ऐसे नहीं पक्के नंबर आएंगे। स्मार्ट तरीका पढ़ने का यही है कि हमने लास्ट ईयर से जो सीखा कि लगातार वो जहां से पूछ रहा है उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से कर लें, एटलीस्ट मेथड तो कर ही लें। मेथड आ जाएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दे वो हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, 8 क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन ये है, और इसका मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम मान लेते हैं, माना आई बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। पहले भी कई दफ़ा आया हुआ है ये, और मैंने पहले भी करा रखा है, ठीक है ना। तो अब इसको दोबारा देखेंगे हम। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर परगुण 4 यूज़ करेंगे, है ना। परगुण 4, परगुण 4 क्या कहती है कि अगर आपके पास 0 to a लिमिट फंक्शन कोई है और dx है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x में अपर लिमिट घटा करके लिख सकते हैं,
ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके मान पर, है ना। तो परगुण 4 से हम इसमें ये परगुण यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई, एक्स में पाई माइनस एक्स कर देंगे क्योंकि अपर लिमिट पाई है, और इंटू में डी एक्स अपॉन, ऐसे ही नीचे करेंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये भी पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से आगे चलते हैं, 0 से पाई, अब ये जो पाई माइनस एक्स है, इसको जू का तू रखो ऊपर वाले को, और नीचे वाला ए स्क्वायर, अच्छा कोस 180 माइनस थीटा, माइनस के कोस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यानी ये आपका जू का तू रहेगा ए कोस स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही ये भी जू का तू रहेगा बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इक्वल्स टू 0 से पाई, एक बार पाई के अपोन में ये लिख सकता हूँ, और एक बार एक्स के अपोन में यही लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको तोड़ दिया, पाई अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डी एक्स आ गया ये तो, है ना, प्लस सॉरी माइनस, ये वाला माइनस। अब की बार इसको हम दोबारा करेंगे, 0 से पाई, और एक्स डी एक्स अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और डी एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे अब देखा जाए तो इसकी वैल्यू 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, इसको हमने आई कहा था, तो मैं इसकी जगह आई रख सकता हूँ यहाँ पर, है ना। तो हमने इसकी जगह आई रख दिया, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू 0 से पाई, पाई अपॉन, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। माइनस इसकी जगह मैं रख दूंगा आई। अब यहाँ से ये पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दूंगा, और ये आई इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2i, ठीक है ना। ये पाई मैंने बाहर रख दिया, और ये हो गया आपका 0 से पाई, है ना। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि अंदर तो यहाँ पे 1 बचा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यहाँ पे आप एक परगुण, एक वो भी लगाना जिसमें हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में अगर मुझे अपर लिमिट को, मतलब मुझे यहाँ 2 से गुना करनी है, 2 से गुना 2 से भाग करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 से गुना यहाँ कर सकता हूँ, और अपर लिमिट में 2 से भाग कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, मेरा ये आ जाएगा यहाँ पर आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर पाई, और 0 से पाई बाई 2 हो गया, अब ये 0 से पाई बाई 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से कोस स्क्वायर एक्स, क्या कॉमन ले लेते हैं, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, और कोस स्क्वायर एक्स हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पे बचेगा, और ये डी एक्स बचेगा। अगर हो सके तो हम यहाँ से बी अपॉन ए भी कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ ले तो सकते हैं। तो क्या करें, इसको हम कर दें, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, इसमें इसमें एक काम और कर लीजिए, ये आप इसमें ए स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो ये ए स्क्वायर तो है कांस्टेंट, ये तो आ जाएगा बाहर, तो पाई अपॉन ए स्क्वायर हो गया। लिमिट अपनी 0 से पाई बाई 2 ही रहेगी, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर या बी अपॉन ए साइन अपॉन कोस हो जाएगा 10, ये हो गया 10x, और इसके मल्टीप्लाई में पूरा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ से अगर मैं इसको t मानता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको t मानता हूँ, लेट b अपॉन ए 10x को मैं अगर t मानता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से b अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है, 10x का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, और dx इक्वल्स टू dt, ठीक है ना। और ये लिमिट भी चेंज होगी, जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 10 0 आ जाएगा, और जब x 0 होता है
तो इसका मतलब यहाँ पर tan भी 0 होगा। और जब x की वैल्यू π/2 है, π/2, तो π/2 मैं यहाँ पे रखूंगा tan π/2 आ जाएगा। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा t की वैल्यू इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अब सेकेंड स्क्वायर x की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो यहाँ से हो जाएगा a/b, है ना, ये a गुना में और b डिवाइड में और इंटू में dt आ जाएगा। तो ये सब चीज़ वहाँ पे रखेंगे हम। i इक्वल्स टू ये π/a² तो पहले से था, और सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह, इस सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं यहाँ पे a/b dt रखूंगा। तो a/b कॉन्स्टेंट है, उसको मैं पहले ही बाहर रख देता हूँ, ठीक है। और dx की जगह अब ये dt आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स की जगह, ठीक है ना, ऊपर 1 बच गया, और ये 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस t² बच गया, ठीक है ना। तो इतना सा ये आ गया। अब देखो एक a से एक a कट गया, तो ये हो गया π/ab, है ना, और इंटू में 1/1 प्लस t²। अच्छा, लिमिट यहाँ से 0 से इन्फिनिटी होगी, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, 1/1 प्लस t², इसका समाकलन होता है tan इनवर्स t। लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। अब इसमें लिमिट पुट अप करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, π/ab। सबसे पहले हम रखेंगे tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस, फिर रखेंगे tan इनवर्स 0, x की जगह एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा i इक्वल्स टू π/ab और मल्टीप्लाई में tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी पर किस एंगल पर होता है इन्फिनिटी, π/2 पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर π/2, है ना, और माइनस 0 पर, तो 0 पे ही रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा i इक्वल्स टू π² / 2ab, ठीक है ना, π² / 2ab, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई दफ़ा पेपर में भी आ चुका है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा, इसको ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ से हम ये क्वेश्चन देखते हैं, दिखाइए कि y बराबर ये दे रखा है जहाँ C1 C2 अचर हैं और अवकल समीकरण ये का हल है ना, इस अवकल समीकरण का ये हल है, ये दिखाना है हमें। तो चलिए इसको लेके चलते हैं। दिया है y बराबर C1 a की पावर x e की पावर ax cos bx प्लस C2 e की पावर ax sin bx ना, ये उसने दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, dw/r2x करते हैं ना, dw/r2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सॉरी ये कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है ना, ये यहाँ पे रहेगा। और मैं इसमें से एक काम और करता हूँ, यहाँ से इसको मैं e की पावर ax को बाहर ले लेता हूँ, है ना, ये हो जाएगा आपका C1 cos bx प्लस C2 sin bx, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ ये पहला फंक्शन है और ये पूरा ब्रैकेट वाला दूसरा फंक्शन है, तो पहला फंक्शन जू का तू लिखेंगे, पहला फंक्शन जू का तू e की पावर ax, दूसरे फंक्शन का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा C1 cos bx का माइनस sin bx और bx का दोबारा करेंगे तो b, प्लस ऐसे ही C2 sin bx का हो जाएगा cos bx और bx का दोबारा करेंगे तो इंटू में आ जाएगा b, ठीक है ना। ये हो गया पहला फंक्शन जू का तू, दूसरे का कर दिया, प्लस अब दूसरा जू का तू, दूसरा कौन सा है, दूसरा यही पूरा फंक्शन है ना, तो दूसरा फंक्शन हम ये जू का तू लिख देंगे C1 cos bx प्लस C2 sin bx और मल्टीप्लाई पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे e की पावर ax और ax का दोबारा इंटू में a आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ये जो आपके पास है ये वाली टर्म यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं y कह सकता हूँ, यही है ना, सेम देखो e की पावर ax मल्टीप्लाई में ये है, e की पावर x मल्टीप्लाई में ये है, तो इसको मैं y लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे y लिख लूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू e की पावर ax, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में ये b दोनों में है ना, b को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा b कॉमन, और ये हो जाएगा C1 sin bx प्लस C2 cos bx, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, इस पूरे की जगह मैं y रख दूंगा, तो ये a इंटू वाई हो जाएगा, a ये रखा हुआ है, ये पूरा y है, तो y हो गया, इस a y को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस ए वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा b a की पावर x, और ये हो जाएगा C1 sin bx और प्लस में C2 cos bx, ठीक है ना, ये रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, ठीक है ना, तो हम इसको लिखेंगे
डी डब्ल्यू आर टू एक्स अगेन, है ना, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो आसान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस ए इंटू वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, सिंपल है ना। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, अच्छा मैं इसको समीकरण एक बना करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि समीकरण एक से, है ना, समीकरण एक से, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं समीकरण दो बना लेता हूँ यहाँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बी कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, ई की पावर ए एक्स जो है फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहला फंक्शन जू का तू, दूसरे का करेंगे यानी सी वन साइन बी एक्स का कोस बी एक्स हो गया और बी एक्स का बी, प्लस सी टू कोस बी एक्स का साइन बी एक्स हो जाएगा, माइनस में तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ और मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी। ठीक है ना, दूसरा फंक्शन जू का तू लिख दिया। अब प्लस लगाओ, बी इसमें भी था, बी यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। और अब की बार ये फंक्शन जू का तू लिखेंगे जो अंदर था, जो ये वाला था फंक्शन, इसको जू का तू रखेंगे, सी वन साइन बी एक्स प्लस सी टू कोस बी एक्स, और मल्टीप्लाई में पहले फंक्शन का करेंगे जो ई की पावर ए एक्स था, ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स, मल्टीप्लाई में ए भी आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, अगर ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है आपकी, ये वाली टर्म यहाँ से यहाँ तक की, ये तो यही वाली टर्म है ना, सेम बिल्कुल जैसी ये है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी इंटू, अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसी बनी है जो, देखो इसमें हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर, हमने ये बी कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया ई की पावर ए एक्स, ये हो जाएगा सी वन कोस बी एक्स माइनस, और ये हो जाएगा सी टू साइन बी एक्स, है ना, साइन बी एक्स, ये माइनस में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा, प्लस, इसको मैं लिख दूंगा, इसकी जगह ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये ए, है ना, ये वाला ए। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई है। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से एक काम करते हैं, इसमें एक चीज़ रह गई, ये जो माइनस था, ये माइनस यहाँ पर भी आएगा, ये माइनस यहाँ पर भी आएगा, और फिर ये माइनस यहाँ पर भी आएगा, और इन दोनों में से ये माइनस हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे और ये दोनों प्लस हो जाएंगे अंदर। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पर भी आएगा, फिर इसकी जगह तो हम ये लिख ही देंगे, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, लेकिन यहाँ पड़ जाता है ना। अब देखिए ये वाली जो टर्म है, ये वाली मैं इसी कलर से ले लेता हूँ जो कलर हमने पहले लिया था, ये वाला, है ना, ये जो टर्म है ई की पावर ए एक्स, और ये वाली, ये पहली समीकरण से ही नहीं है ना, देखो जैसी समीकरण वन में थी, तो इसको हम y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको y लिख देंगे, है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, और क्या था, माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह मैं y लिख दूंगा और प्लस में ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, और इसकी जगह हमने y लिख दिया, प्लस यहाँ पे था डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, और इसके इंटू में था यहाँ पे ए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर वाई, यहाँ पे लिख देना समीकरण दो से, समीकरण एक से, जो हमने y की वैल्यू रखी है ना, ये एक से। अब प्लस ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस में ए स्क्वायर वाई। अब ये जो है ए डी वाई बाई डी एक्स, इन सबको इधर ले आओ, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस में ए डी वाई बाई डी एक्स पहले से है, और ये किधर से आ जाएगा, माइनस में, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो टू ए डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, और दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनमें से वाई कॉमन लेकर के जब इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा,
और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा वाई इक्वल्स टू 0। दोनों में से वाई कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा और इधर आके माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से हमारा जो आएगा ये आएगा, ठीक है ना, प्रूफ जो होगा इससे वो होगा। और वहां जो क्वेश्चन में दे रखा था वो यहाँ पे माइनस दे रखा था, माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, इसको सही कर लेना, ठीक है, इसको सही कर लेना, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें हमें क्या था, यहाँ पे माइनस दे रखा था तो इसको प्लस कर लेना, इसको प्लस कर लेना यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 0 to पाई log 1 प्लस कोसेक्स डी एक्स, है ना, माइनस के पाई log 2। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा आ चुका है, तो इसको भी हम करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसको, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, है ना, माना। इसको ध्यान से देखना, ये भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, पेपर अच्छा आया हुआ है ये आपका। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, और उसको हम आई मान लेंगे। माना आई बराबर 0 to पाई, ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, डी एक्स। और इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें परगुण 4 लगाएंगे। परगुण 4 सबको पता ही है कौन सी है, परगुण 4, है ना। ये है 0 to a एफ ऑफ एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है तो 0 to a एफ ऑफ, इसको मैं a माइनस एक्स लिख सकता हूँ, कोई भी फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। तो हम ये लगाते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका i बराबर 0 to पाई, ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है ना, और ये आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इसको आगे चलते हैं लेकर के, 0 से पाई, ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा कोडेंट है, सेकंड कोडेंट, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में कोस एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में कोस एक्स डी एक्स, ये भी आई है। और इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम इनको जोड़ देते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी तो आई प्लस आई 2 आई हो गया, और ये जुड़ेंगे तो समाकलन तो दोनों का एक ही है, दोनों को एक ही कर देंगे। समाकलन log 1 प्लस कोस एक्स, और इसमें हम जोड़ देंगे log 1 माइनस कोस एक्स। दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया और दोनों को एक साथ हमने समाकलन दे दिया कॉमन करके डायरेक्ट, ठीक है। डी एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 से पाई, और ये हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा आपका log m प्लस log n, log m इंटू एन हो जाएगा। log m इंटू एन का मतलब है 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इतना तो समझ में आया होगा। अब log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए ये है हमारे पास 2i इक्वल्स टू 0 से पाई log साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ये log साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ log m की पावर n है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2i हो गया 0 से पाई, ये हो जाएगा log साइन एक्स डी एक्स। यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा i इक्वल्स टू 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है ना, अपर लिमिट में कर सकते हैं। बाहर 2 से मल्टीप्लाई करो और अपर लिमिट में 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात रहेगी। तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू 2 इंटू, इसको मैं, इस पूरे समाकलन को मैं एक नया नाम दे दूंगा i1, ठीक है ना, इसको मैंने मान लिया, माना। तो यहाँ से इसको हम रोक देंगे और यहाँ से इसको समीकरण 2 बनाएंगे, और अब यहाँ पे लेके चलेंगे i1 लेके चलेंगे। i1 क्या है अपने पास, 0 से पाई/2। अच्छा, जब i1 की वैल्यू निकल जाएगी तो उसे यहाँ पे रखेंगे लाकर, ठीक है ना, क्योंकि हमें i का मान निकालना है, i1 का नहीं, पहले i1 का निकाल लेंगे। लेकिन पाई/2 log साइन एक्स, ठीक है, ये अब नया क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका 0 to पाई/2 log साइन एक्स डी एक्स, इसका मान बताओ क्या होता है, तो ये भी आता है। अब ये इस क्वेश्चन में अंदर ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इसको हम,
लॉग साइन एक्स, 0 to π/2 लॉग साइन एक्स। तो 0 to π/2 लॉग साइन एक्स जब हम करेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, परगुण 4 लगाते हैं इसमें भी, ठीक है ना। परगुण 4 लगाएंगे तो 0 to π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग लॉग साइन ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस एक्स डी एक्स। फिर कितना हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका लॉग साइन 90 माइनस थीटा, कितना हो जाता है कोस थीटा, तो ये कोस एक्स हो गया, लॉग कोस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन बनाऊं और इसको फोर्थ इक्वेशन बनाऊं, तो इस और इस इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूं, है ना, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2I1 इक्वल्स टू 0 से π/2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स, यही तो आ जाएगा ना, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स, और मल्टीप्लाई में पूरा डी एक्स आ जाएगा, इकट्ठा कर दिया। तो 2I1 बराबर ही कितना हो जाएगा, 0 से π/2, ये हो गया लॉग एम प्लस लॉग एन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग एम इंटू एन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, लॉग का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 से भाग और 2 से गुना इसमें कर देता हूँ, फिर 2 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2I1 इक्वल्स टू 0 से π/2, ये हो गया आपके पास लॉग 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो हो गया साइन 2x, तो लॉग साइन 2x और अपॉन में आ गया 2, ये आ गया, ठीक है ना, और dx। तो लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2I1 इक्वल्स टू 0 से π/2, ये हो जाएगा आपके पास लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 और dx, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2I1 इक्वल्स टू 0 से π/2, इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ, लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 और 0 से π/2 dx, ठीक है। अब देखो 2I1 इक्वल्स टू, ये 0 से π/2 तो एज इट इज़, लॉग साइन 2x भी एज इट इज़, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस ये लॉग 2 बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 का x आ जाएगा, और x में हम लिमिट रख देंगे तो π/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये रुक जाएगा। अब देखो, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं माना, हम क्या करते हैं इसमें मान लेते हैं माना 2x को हमने t मान लिया, तो 2dx का हमारे पास dt आ गया, ठीक है। कितना क्लियर हुआ। अगर लिमिट की बात की जाए तो लिमिट भी चेंज होगी, जब x की वैल्यू जीरो थी, तो t भी जीरो था, यहाँ पे देखो x जीरो रखेंगे t भी जीरो आ जाएगा, और जब x की वैल्यू π/2 है, यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, t की वैल्यू पाई आ जाएगी, t बराबर पाई, तो यहाँ पे मेरी लिमिट चेंज हो गई, 2I1 बराबर ये हो जाएगी 0 से पाई, और लॉग ये आ जाएगा लॉग साइन t, और dx की जगह dt/2, dt मैंने यहाँ रख दिया, π/2 में ले जाऊंगा बाहर, 1/2 मेरा चला गया बाहर, ठीक है। और माइनस ये वाला जू का तू, π/2 log 2, π/2 log 2, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से, ये जो है, अगर इसको ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास 2I1 इक्वल्स टू 1/2, इस वेरिएबल को भी मैं बदल सकता हूं किसी भी वेरिएबल में, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और मैं क्या करता हूं, 2 से गुना 2 से भाग कर सकता हूं, 2 से गुना 2 से भाग, और ये कितना हो जाएगा, या मैं चलो नहीं करता, है ना, मैं इसको गुना नहीं करता हूं, ये चलो कर ही लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग साइन टी डी टी, चलो मैं इसको भी ये जू का तू रखता हूँ अभी, है ना, लॉग साइन टी डी टी मैंने जू का तू रखा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस π/2 log 2, है ना। अब देखो यहाँ इस 2 से 2 कट गया, ये आया 2I1 इक्वल्स टू 0 से π/2। अब देखो ये है मेन काम यहाँ, ये जो लोग साइन टी है, मैं इसको लोग साइन एक्स लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली परगुण ये कहती है, ये बल्कि जीरोथ परगुण, जो 0 नंबर की परगुण है P0,
तो ये कहती है कि वेरिएबल चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टी की जगह एक्स रख लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लिमिट है यहाँ, तो लिमिट काम करेगी अपना, ठीक है ना। तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 0 to π/2 log sin x dx। लेकिन जो 0 to π/2 log sin x dx था, इसको मैंने क्या माना था, अगर आपके ध्यान हो तो हमने इसको I1 माना था। देखो ये रहा 0 to π, ये नहीं, ये यहाँ पे 0 to π/2 log sin x है ना, I1 0 to π/2 log sin x, समीकरण नंबर 3 से। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम I1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे I1 -π/2 log 2। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से I1 इधर आएगा, तो ये I1 ही बचेगा, 2i में से एक i घट जाएगा, I1 ही बचेगा माइनस के π/2, और ये बचेगा log 2। अब ये उठा करके यहाँ से 4 समीकरण मेरे ख्याल से बन चुकी थी, 5वीं समीकरण है ये 5वीं समीकरण जो है, इसको I1 की वैल्यू उठा करके समीकरण 3 में यहाँ पे रख दो। समीकरण 3 है ये, समीकरण 3 है ये, यहाँ पे I1 की जगह ये वैल्यू रख दो उठा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो मैंने बनाया था 5, है ना। समीकरण 3 कहती है कि I बराबर 2 इंटू I1, मतलब माइनस के π/2, और ये आ जाएगा log 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, I इक्वल्स टू माइनस में π/log 2, ठीक है ना, माइनस में क्या आ जाएगा, π/log 2, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। हाँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना, 2-3 बार करना, आपके एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन, बीच में है लगभग एक्सरसाइज के, तो आपकी निश्चित समाकलन की दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें लगभग बीच में है ये, इसमें देखना एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर ये x बराबर ये, तो बहुत आसान है, करते हैं चलो। सबसे पहले उसने दिया है dy/dx प्लस वाई कोट x बराबर, ये दिया है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x, है ना, ये दिया है। तो इसकी तुलना हम करेंगे इससे, dy/dx प्लस पी वाई बराबर q से, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, p की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी कोट x, और q की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, समाकलन गुणांक, वो होता है e की पावर p dx, ठीक है, इस वाली समीकरण में। तो ये हो जाएगा e की पावर, p की वैल्यू है अपने पास क्या, कोट x, तो ये हो जाएगा कोट x dx, और कोट x का जो समाकलन होता है वो होता है e की पावर, कोट x का जो समाकलन होगा वो हम log sin x लिख सकते हैं ना, मेरे ख्याल से log sin x ही होता है, तो इसको हम लिख लेंगे log sin x, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा फिर, 1 मिनट, हाँ सही है, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे ई लोग हट जाता है, ई लोग ही हट जाता है, और साइन एक्स यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, साइन एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये आ गया। अब जो समीकरण का हल होगा असली, तो ये है समीकरण का हल, समीकरण का हल y इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू आई एफ की वैल्यू साइन एक्स है अपने पास, और इक्वल्स टू q की वैल्यू अपने पास है x, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x, और मल्टीप्लाई में आई एफ आ गया, आई एफ जो आ गया वो साइन एक्स है, और प्लस में ये है, सॉरी यहाँ पे डी एक्स है, और प्लस में सी। अब मेन काम इसको समाकलन करना है बस, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लगभग लगभग पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2x साइन एक्स, यानी साइन एक्स की मल्टीप्लाई कर दी इधर, डी एक्स हो गया, प्लस ऐसे ही एक्स स्क्वायर कोट एक्स को मैं लिख लेता हूँ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में साइन एक्स और डी एक्स और प्लस सी। अब देखते हैं आगे, ये हो जाएगा y
साइन एक्स बराबर 2 तो बाहर आ जाएगा। अब इनमें और इनमें पहला और दूसरा किसे माने, आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आता है और ये फर्स्ट आता है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस में कोस एक्स, माइनस होल समाकलन, पहले का डिफ्रेंशिएशन और दूसरे का समाकलन, माइनस में कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो ये तो हो गया ये। अब करेंगे इसका, साइन एक्स से यहाँ पे साइन एक्स कट गया, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा इसमें 2x साइन एक्स, हाँ ये आ जाएगा, तो वहां से ये माइनस हो जाएगा, है ना। एक काम ही करो, इसको आप जू का तू ही रहने दो, है ना, तो जू का तू रहने दो। यहाँ पे इसको जू का तू रहने दो, 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इसको करेंगे, है ना, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर कोस एक्स को। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, पहला फंक्शन जू का तू रहेगा एक्स स्क्वायर, दूसरे का करेंगे कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, दूसरे का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स और ये आ जाएगा dx और प्लस में c। ठीक है ना। अब देखो ये और ये एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस में c। ठीक है, लेकिन इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमने कहा था कि y बराबर 0 है यदि x बराबर पाई बाई 2, तो यदि x बराबर पाई बाई 2 तब y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखेंगे इधर तो सारा ही 0 इक्वल्स टू x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस सी, तो यहाँ से c की वैल्यू जो आएगी वो माइनस के पाई स्क्वायर बाई 4 आएगी। अब ये वाली वैल्यू उठा करके बस यहाँ पे रखनी है हमें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये हमारा आसान सा आंसर आ जाएगा, या हम इसको साइन एक्स से डिवाइड भी कर सकते हैं इधर भी और उधर भी, तो ये आ जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और यहाँ नीचे साइन एक्स आ जाएगा, और 1 साइन एक्स को हम कोस एक्स लिख सकते हैं, कोसेक एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 कोसेक एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ छोड़ दो। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ आपका ये अनसोल्ड भी पूरा होता है, जो पेपर है 324 आई वाई। ठीक है ना, अब अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है ना, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।